नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का जिला है कानपुर, मोहल्ला है बर्रा, थाना है बर्रा। डेट है 18 जून 2003, यानी अब से 19 साल पहले। 63C बर्रा 6, ये पता है उस मकान का जिसके बारे में उसके पड़ोसी रेलवे कर्मी श्री लक्ष्मी शंकर, जो 64C में रहते थे, उन्होंने थाने को फोन किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे बगल में जो मेरे पड़ोसी हैं उनमें माँ बेटे के झगड़े की 2-3 घंटे पहले काफ़ी आवाज़ें आईं, फिर आवाज़ शांत हो गई। 3 घंटे से करीब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उनका बेटा सुरेंद्र बाहर से दरवाज़ा पीट रहा है, भीतर से न कोई बोल रहा है न कोई दरवाज़ा खोल रहा है। मैं छत पे चढ़कर उनकी छत या उनके आंगन में मैंने झांक कर देखने की कोशिश की। टॉर्च लगाई तो ऐसा लगा कि उस आंगन में बहुत ढेर सारा खून बिखरा पड़ा है, और ये भी लगा कि कोई बाल्टी में पानी रख के उस खून को बहाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी फेंकने वाला व्यक्ति या पानी फेंकने वाला आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। सूचना गंभीर थी। बर्रा थाने की पुलिस फौरन मौके पर आ गई। उसने सुरेंद्र से पूछा। सुरेंद्र ने कहा कि भीतर मेरी माँ नानबुद्धि, जिसका नाम है, और मेरा छोटा भाई नरेंद्र वही भीतर होंगे, क्योंकि मैं सुबह जब गया था तो यही दोनों लोग भीतर थे। अपना नाम उसने सुरेंद्र बताया। उसने कहा, मैं बहुत देर से आवाज भी लगा रहा हूं और दरवाजा भी पीट रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार की आवाज में ही मेरी मां मेरा दरवाजा खोल देती है। इतनी बात सुनकर पुलिस ने लक्ष्मी शंकर से पूछा कि आप कहां से चढ़ के आपने कहां से देखा था। लक्ष्मी शंकर के साथ पुलिस उनके छत पर गई। टॉर्च लगाकर देखा, वाकई आंगन में बहुत खून बिखरा हुआ था। सुरेंद्र से कहा कि क्या इसमें से नीचे उतरकर तुम दरवाजा खोल सकते हो। उसने कहा कि हाँ, सब्बल से अगर जंगले को उखाड़ दूं तो मैं नीचे जाके दरवाजा खोल सकता हूं। पुलिस ने कहा, तुम भीतर जाओ। वो कूद कर गया, सब्बल से उस जंगले को उखाड़कर नीचे आंगन में कूदा। वहां पर अपनी माँ और अपने भाई नरेंद्र को जोर जोर से आवाज दी। जब कोई आवाज, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों के नीचे बहुत ढेर सारा खून बिखरा है। वो डर के फौरन दौड़ के मुख्य द्वार को उसने खोल के बाहर भाग आया। बाहर पुलिस ने पूछा, क्या लगा तुम्हें, कौन है भीतर, कोई दिखाई दिया? उसने कहा, साहब मुझे दिखाई कोई नहीं दिया। मैंने आवाज भी दी अपनी माँ को, अपने भाई को, उनमें से कोई नहीं बोला, लेकिन खून बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है आंगन में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ और वो दोनों कहाँ गए। पुलिस फौरन सुरेंद्र को लेकर मकान के भीतर गई, एक एक कमरे की तलाशी की, और एक कमरे में बड़े बॉक्स के पीछे जो थोड़ी सी जगह रहती है, यानी सटा के नहीं रखा जाता, थोड़ी जगह होती है, उसमें सिकुड़ कर छुप कर उनका भाई नरेंद्र बैठा हुआ था। उसका पूरा कपड़ा खून से तर था, खून से सराबोर था। पुलिस उसको पकड़ के बाहर ले आई। उससे पूछती रही कि आखिर तुम्हारी मां कहाँ है और ये खून कहाँ से आया। वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसने कहा कि मैं भगवान हूं, पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने मुझे यहां भेजा है। मैंने अपनी मां नानबुद्धि को, चूंकि वो पापिन थी, उसको नरक के लिए भेज दिया। तुम लोगों को अब वो नहीं मिलेगी, वो ऊपर चली गई। पुलिस उसकी इस तरह की उल्टी सीधी बातों से इरिटेट हो रही थी, परेशान हो रही थी। इसी बीच में उनके पिता चंद्रपाल वहां आ गए। वो एक कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे और
बहुत सालों से काम करते थे और उसी से अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करते थे। उन्होंने इशारे से बताया, जब वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था, कि ये थोड़ा मंद बुद्धि है। जैसे इशारा किया जाता है सिर पे उंगली रख के कि थोड़ा सा ये मंद बुद्धि है। पुलिस ने कहा, फिर तुम इससे ही पूछ लो, तुम ही पूछो, तुम इसके बाप हो, मां कहाँ है और ये खून कैसे आया। उसने कहा, साहब ये मुझसे बहुत चिढ़ता है, मुझे कभी नहीं बताएगा। ये सिर्फ अपनी मां की सुनता है, मां इसकी सुनती है, वो मां को समझता है, मां इसको समझती है, और मां के साथ इसने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप लोग सब लोग बाहर रहिए, ये कितना भी मंद बुद्धि हो, ये बताएगा ये खून कहां से आया और इसकी मां कहां पर है। 4 सिपाही उसको लेके भीतर गए। थोड़ी देर में उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। बाहर खड़े हुए पुलिस वाले और पड़ोसियों ने यह समझ लिया कि अब इससे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई है। 10 ही मिनट में पुलिस उसको लेके बाहर आ गई और पुलिस ने कहा कि साहब आप 2-3 आदमियों को तुरंत बुलवा लीजिए। आंगन में कोने में जो सेप्टिक जो टैंक है, उसका जो मेन होल का ढक्कन है, उसको हम लोगों ने खोल कर देखा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा है। इसका ये कहना है कि मां के कई टुकड़े करके मैंने इसी मेन होल में डाल दिया है। चंद्रपाल ने जब उसकी ये बात सुनी तो भाग कर भीतर गए। देखा मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है। बाहर निकल कर आए, बोले ये झूठ बोल रहा है। वो मेन होल इतना सकरा है, इतना छोटा है, जैसे सामान्य बाल्टी का ढक्कन होता है। मेरी पत्नी का शरीर या किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके भीतर जा ही नहीं सकता। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इससे अच्छी तरह पूछताछ की जाए। सिपाहियों ने बताया कि देखो, इसने उसके कई टुकड़े कर दिए हैं और उसने बताया है कि वो इसी के भीतर है। जब तक इस बात की पूरी पड़ताल नहीं कर ली जाती, आगे की बात इससे पूछना बेईमानी है। बाहर निकलकर सिपाही जब ये बता रहे थे तो गांव मोहल्ले के लोग अचंभित थे कि नरेंद्र ऐसा कैसे कर सकता है। सारा मोहल्ला जानता था कि नरेंद्र अपनी मां के साथ साथ ही जाता था, मेले में, ठेले में, मोहल्ले में सामान लेने, कहीं भी मां के साथ ही साथ रहता था। किसी और के साथ, किसी भाई या अपने पिता के साथ कभी नहीं निकला, न कभी देखा गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है। 2-3 आदमियों की तलाश में वहां भी पुलिस वालों ने, और जैसे ही ये पता लगा कि साहब मेन होल से बॉडी के पार्ट्स निकालने हैं या बॉडी निकालनी है, लोगों ने सोचा हम यहाँ इकट्ठा हैं, ऐसा ना हो पुलिस वाले ज़बरदस्ती हमें उस मेन होल में वो निकालने के लिए कह दें। धीरे धीरे मोहल्ले वालों की भीड़ कम हो गई, काफ़ी लोग वहाँ से खिसक लिए। जब पुलिस ने देखा कि अब देर हो रही है, भीड़ और आ रही है, अचंभित हो रहे हैं लोग, देर हो रही है, उनको ध्यान आया कि थाने पर एक अपराध के सिलसिले में, एक हत्या के सिलसिले में 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वायरलेस से उनको सूचना दी गई थाने को कि जो वो 2-3 लोग अभी आए थे, जिनसे हम लोग पूछताछ शुरू ही कर रहे थे तब ये सूचना आ गई, उनको गाड़ी से भेज दीजिए। वो 3 लोग थे, सीटीआई निवासी माया देवी और सियाराम। इन दोनों को एक हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके साथ एक व्यक्ति और आया था। तीनों को गाड़ी पर बिठाकर मौके पर लाया गया और उनसे कहा गया कि इस मेन होल में एक महिला के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको आप निकालिए। तीनों ने जब वो बदबू देखी, भयंकर दुर्गंध देखी, आनाकानी करने लगे। पुलिस ने आंखें तरेरी। कहने का आशय ये कि भी चलोगे तो उसी हत्या के सिलसिले में पूछताछ भी करनी है। मरता क्या न करता। उन तीनों ने एक एक करके महिला के सारे बॉडी पार्ट्स उस मेन होल से निकाल लिए। उसका पंचायतनामा किया गया। पोस्टमार्टम के लिए सारे बॉडी पार्ट्स से गट्ठर बनाकर कानपुर नगर के जिला हेडक्वार्टर पर मॉर्चरी में भेज दिए गए। पुलिस को चूंकि नरेंद्र ने यह पूरी बात बताई थी तो पुलिस नरेंद्र को पकड़ कर ले गई और चंद्रपाल और सुरेंद्र से कहा कि आप लोग पीछे पीछे आइए।
हमें पूरी बात जाननी है। चंद्रपाल ने बताया कि उसकी उम्र कोई 67 साल है। उसकी पत्नी नानबुद्धि की उम्र कोई 65 वर्ष है और उसके 4 लड़के हैं, मानसिंह, नरेश, सुरेंद्र और नरेंद्र। मानसिंह और नरेश दोनों शादीशुदा हैं। दोनों अलग इन लोगों ने अपना मकान बनवा लिया है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं और उन्हें किसी तरह की कमी नहीं है। ये दोनों लड़के इन्हीं के पास रहते हैं। सुरेंद्र के बारे में बताया कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पास के एक मंदिर में एक बाबा की संगत में पड़ गया। धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया। फिर उसने उसी बाबा के कहने पर बाबा की वेशभूषा धारण कर ली। उसने वही जो कपड़े पहनते हैं बाबा लोग वो पहन लिया, दाढ़ी और बाल सब बढ़ा लिए और उसको बाबा जी कह के लोग बुलाने लगे। लेकिन उसकी भी एक बात ये थी कि वो शाम का खाना हमेशा घर पर अपने भाई नरेंद्र के साथ खाता था। या तो वो नरेंद्र का इंतजार करता था या नरेंद्र उसका इंतजार करता था। दोनों एक साथ आते थे, तब मां उसको दोनों को खाना खिलाती थी। सबसे छोटा नरेंद्र वो मंद बुद्धि था, जिसको आजकल मानसिक रूप से दिव्यांग कहा जाता है। मां नानबुद्धि उसको सबसे ज्यादा मानती थी और वो हमेशा मां के पास ही रहता था। और सुरेंद्र भी उसे मानता था, क्योंकि जब भी वो खाना खाने के लिए शाम को आता था तो कुछ न कुछ खाना खाने के लिए अपने उसकी पसंद का जो वो खाता रहा होगा, उसकी पसंद का कुछ न कुछ सामान शाम को नरेंद्र के लिए सुरेंद्र लाया करता था। घटना वाले दिन 18 जून 2002 को चंद्रपाल अपनी नौकरी पर, वो नौकरी करता था कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारियों को घर से कोल्ड स्टोरेज तक लाना और फिर शाम को कोल्ड स्टोरेज से उनको उनके घर पहुंचाना। कोल्ड स्टोरेज के वाहन का चालक था और बहुत सालों से वो यही काम कर रहा था। इतनी उम्र होने के बाद भी जो कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध तंत्र था उस पर विश्वास करता था, इसलिए उसे घर नहीं भेजा गया था। वो अपना सुबह सुबह लोगों को लाने के लिए 6-7 बजे निकल गया। 8-9 बजे के आसपास सुरेंद्र भी साधु के वेश में वहां से घर से चला गया, लेकिन मां को कह गया कि आज चूंकि मुझे मंदिर नहीं जाना है इसलिए मैं खाना आज घर पे खाऊंगा। मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा और खाना नरेंद्र के साथ ही घर पर खाऊंगा। बाबा को कहीं और जाना है, लौटते समय वो मंदिर चले जाएंगे, मैं खाना खा के तब मंदिर पर जाऊंगा। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मां नानबुद्धि दोनों बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तभी आ गया नरेंद्र, जिसको मंदबुद्धि कह रहे हैं। नरेंद्र ने कहा कि हमें खाना दे दो, हमें भूख लगी है। मां ने कहा कि वो कह के गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा और दोनों लोगों को साथ में हम खाना खिला देंगे ताकि हम भी जल्दी फुर्सत पा जाएं। पर वो जिद करने लगा, ये कहने लगा कि वो कभी नहीं आएगा दोपहर, वो शाम को ही आएगा, उसके इंतजार में मैं भूखा रह जाऊंगा, कुछ इस तरह की बातें करने लगा। मां ने भी कहा कि नहीं, खाना तो मैं तभी दूंगी जब वो भी आ जाएगा। इस बात से एजिटेट होकर मां रोटी बना रही थी, उस गर्म तवे से मां को मारना शुरू कर दिया। बचने के लिए भागने के चक्कर में जब वो गिर पड़ी तो रसोई में रखा हुआ वो सिलबट्टे वाला बट्टा, या जिसे लोढ़ा भी कहते हैं, उसने उससे अपने मां के सिर पे कई प्रहार कर दिए। 4-5 बार जब उस बट्टे से उसने सिर पे प्रहार किया तो मां की मृत्यु वहीं पर हो गई। फिर वो किचन से ही सब्जी वाली चाकू लाकर उसने हाथ और पैरों को काटने की कोशिश की। मां चूंकि कपड़े पहने हुए थी, उसके दिमाग में आया कि शायद कपड़ों की वजह से मैं नहीं काट पा रहा हूं। उसने मां को निर्वस्त्र कर दिया, सारे कपड़े उतार दिए। फिर हाथ पैरों में वो चाकू रखकर उसके ऊपर उस सिलबट्टे के बिट्टे से ठोक ठोक कर
उसके हाथ, पैर और सिर काट दिए। उसे घसीट कर वो आंगन में ले गया था। वहीं पर उसने हाथ, पैर और सिर काट दिए। मेन होल का ढक्कन खोला। एक एक करके वो सारे अंग उसी मेन होल में, सोक पिट में डाल दिए। फिर उसके बाद उसके धड़ को उसमें डालने की कोशिश करने लगा। धड़ का जो जो भाग उसमें फंस रहा था या अटक रहा था, उसको भी चाकू से थोड़ा थोड़ा काट कर अलग कर दिया और दम लगाकर उसे भीतर डाल दिया और धड़ भी उसी सोक पिट में चला गया। बाकी जो अंग उसने छोटे छोटे काटे थे, उन सबको भी उसी में डालकर ढक्कन को लगा दिया। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि पानी से सारे खून को बहा दिया जाए, लेकिन तब तक सुरेंद्र आ गया। वो आवाज देने लगा, दरवाजा भड़बड़ाने लगा। जल्दी जल्दी में उसकी समझ में नहीं आया तो वो पानी बाल्टी में भरकर और उसे दूर से ही किचन की तरफ से फेंक रहा था, ताकि खून कहीं दिखाई न पड़े, और जब सारा खून साफ कर लूं तभी मैं दरवाजा खोलूं, ताकि सुरेंद्र को भीतर कुछ भी पता न लगे। लेकिन तब तक ऊपर से टॉर्च की रोशनी भी आने लगी। पड़ोसी लक्ष्मी शंकर ने टॉर्च से देखने की कोशिश की। तब ये डर के जगह ढूंढने लगा और बक्से के पीछे की तरफ जो थोड़ी सी जगह होती है, उसमें जाकर छिप कर बैठ गया। पुलिस ने जब उससे ये पूछताछ की तो उसने ये पूरी बात बता दी कि कैसे कैसे उसने अपनी मां के इतने टुकड़े कर दिए थे। नरेंद्र की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने किचन से वो चाकू, सिल का वो बट्टा, मेन होल का ढक्कन, रक्त रंजित जो रक्त था फर्श पर, उसके सैंपल्स, ये सब इकट्ठा किए जो विवेचना में उसके काम आए होंगे। आज की घटना, एक बेटे ने जिसको उसकी मां सबसे ज्यादा चाहती थी या मानती थी, उसने ऐसी नृशंस हत्या की अपने मां की कि इस वाकये को सुनने वाले वो पुलिस वाले जो उस समय इसके बयान को सुन रहे थे, वो भी कई कई दिन, कई कई रातें उन्हें नींद नहीं आई होगी। इतनी विभत्स हत्या अपनी मां की उसने की थी। अब ऐसा उसने क्यों किया? अब आप देखें कि एक मां बाप के 4 लड़के थे। 2 लड़के अच्छे निकले, शादी कर ली, अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, अपना मकान बना लिया, और 2 लड़कों की राह बिल्कुल अलग हो गई। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि माँ बाप ने सही तरीके से परवरिश नहीं की। कोई भी माँ बाप अपने सारे बच्चों को 2 आंख से परवरिश नहीं करता। परवरिश सबकी एक जैसी ही करता है। ये हो सकता है कि पहले 2 बच्चे जब अच्छी तरह से सेटल होने लगे या हो गए, तो बाकी दोनों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, उन पर उतनी नजर नहीं रखी गई। खासकर सुरेंद्र पर, जब वो मंदिर पर जाकर समय व्यतीत करने लगा, समय नष्ट करने लगा, नशे का आदी होने लगा, तब माँ बाप को जरूर उसे ऐसा करने से रोकना था, रिश्तेदारों को बुलाना था, पड़ोसियों से मदद लेनी थी, मंदिर पर जाकर उस बाबा से बात करनी थी, ताकि वो ऐसा न करे। सभी जानते हैं कि एक बार नशे की आदत पड़ने के बाद वो कुछ तंत्र मंत्र की बातें घर में आके करता था कि मैं ये मंत्र सीख लूंगा, मैं वो तंत्र सीख लूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, और धीरे धीरे नशे की लत लग गई और वो बिल्कुल अलग हो गया। नरेंद्र के पिता चंद्रपाल अपने बेटे को उन्होंने इशारा किया कि मंद बुद्धि है, हो सकता है वो मानसिक रूप से कोई रोग हो उसे, मानसिक रूप से कोई बीमारी हो उसे। रिटार्डेड लोगों के बारे में ये है कि जो उनका जो सेंस है वो पूरी तरह से काम नहीं करता, लेकिन इसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मंद बुद्धि या दिव्यांग बच्चों के लिए डॉक्टर्स हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि उनसे व्यवहार अच्छा रखें, उन्हें एजिटेट न करें, उन्हें इरिटेट न करें।
जब भी उन्हें इरिटेट किया जाएगा, दिमागी रूप से वो एजिटेट होंगे, तो वो कुछ न कुछ गलत करेंगे। और इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऐसे बच्चों की स्लीप साइकिल को कंप्लीट करते हैं दवाओं के सहारे या जैसे भी करते हैं डॉक्टर्स उसको, कि उनको पर्याप्त नींद लगे, भले ही उसके लिए दवा देनी पड़े। तो पर्याप्त नींद आने के बाद ऐसा डॉक्टर्स का मानना है कि जो उनके दिमाग का एजिटेटेड स्वरूप है वो कम हो जाता है। अगर अच्छे डॉक्टर से सलाह ली जाए तो वो हमेशा यही कहेंगे कि ऐसे बच्चों को कभी इरिटेट मत करिए, उनकी बातों को मान लीजिए, वो जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए। एक बार जब उनकी जिद पूरी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब उन्हें वो दवा खिलाइए। जबरदस्ती वो दवा भी नहीं खाएंगे। आप नेट पर जाकर पढ़ेंगे तो तमाम तरह की सावधानियां ऐसे बच्चों के साथ डॉक्टर्स ने बताई हैं। मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी के यहाँ या आस पड़ोस में ऐसा कोई दिव्यांग बच्चा है तो आप ये कतई न समझें कि आपका व्यवहार उससे बहुत अच्छा है, वो आपकी बात मानता है, उससे जो आप कह देते हैं कर देता है, आपका वो कभी कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं और किसी और से एजिटेट होकर आया हो, किसी और ने इरिटेट किया हो और आपसे वो अपेक्षा करता हो कि आप उसकी मदद करेंगे और आप ऐसा उस समय नहीं कर पाए, तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा। इसलिए हमेशा सावधानी रखें, घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। इसीलिए ऐसे लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में हमेशा रखा जाए और उनकी स्लीप साइकिल कंप्लीट रहे, उनसे व्यवहार अच्छा रहे, किसी का भी जो उनसे मिलजुल रहा है वो कोशिश करे कि उन्हें किसी तरह से इरिटेट न किया जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं अगले 3 दिनों तक अपने गृह जनपद प्रयागराज जा रहा हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व मैं गांव में ही मनाऊंगा, परिवार इकट्ठा होगा, इसलिए इस बीच में मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ढेर सारे परिवार के सदस्य बाद में नाराजगी दिखाते हैं कि साहब कितने बजे अपलोड होगा, मैं वेट कर रहा हूं, आज क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है, पहले से बता देना चाहिए। तो सो मैं पहले से बता रहा हूं, लेकिन 3 तारीख को जब मैं आपसे रूबरू हूँगा तो इस कमी को जरूर पूरा करने का प्रयास करूँगा। और अभी ही बता देता हूँ कि अगले इतवार को, अगले संडे को मैं लाइव भी करूँगा। पिछले 3 इतवार से मैं लाइव नहीं कर पाया हूँ, तो अब लाइव भी करूँगा, लेकिन 3 दिन बाद ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।